गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं मेरे 10th क्लास के बच्चे? बहुत मजा आ रहा है। 10th में आ गए हैं और इस साल बोर्ड है और हम जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और उस चैप्टर को समझते समझते अब हम लास्ट पार्ट को समझ रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। आपने रेडॉक्स पढ़ा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी हम इस पार्ट में समझने वाले हैं कि ये ऑक्सीडेशन के कारण हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, कहां कहां पर हमको ऑक्सीडेशन दिखाई देता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बच्चों, बिकॉज इट इज एप्लीकेशन पार्ट। और एप्लीकेशन पार्ट जो होता है उससे क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। पहले हम बात करेंगे कोरोजन। कोरोजन बहुत सिंपल सा है, ईटिंग अप ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजिंग इन एटमॉस्फेयर। एक बहुत प्यारा सा सर्कल है ये। 10th क्लास में ही आप पढ़ेंगे मेटलर्जी, यानी हम अर्थ से डिग करके मिनरल्स बाहर लाते हैं। जिन मिनरल्स में मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है दे आर नोन एज ओर्स, ORE, ओर्स। ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज मेटलर्जी, राइट। तो ओर से, आयरन के ओर से हम आयरन को ऑब्टेन करते हैं, कॉपर के ओर से, ओर्स आर मिनरल्स, आप समझ सकते हो। तो कॉपर के ओर से हम क्या कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम के ओर से एल्यूमिनियम। तो ये सारे मेटल्स हमको मिले कहां? अर्थ से। मेटल क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो अकेला नहीं रहता, आयरन अकेला नहीं रहता। आयरन ऑक्साइड में या आयरन कार्बोनेट में, आयरन हाइड्रोक्साइड इसमें रहता है, कॉपर सल्फाइड में या कार्बोनेट फॉर्म में रहता है, अकेले नहीं रहते ये मेटल। तो हम क्या करते हैं, हम वो जिनके साथ रहते थे उससे हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल ऑब्टेन किया। कॉपर आप यूज करते हो, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, है ना, आयरन। जब यही मेटल वापस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं, बिकॉज वी नो दैट मेटल इज रिएक्टिव, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, फिर रिएक्शन का मीडियम प्रोवाइड करा देता है कौन, मॉइस्चर, वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो मेटल धीरे 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 वापस उन्हीं कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वापस, क्योंकि वो अर्थ में मिलना चाहता है। इट इज वेरी गुड साइकिल। हम मेटल को लेके आ रहे हैं अर्थ में से, अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया ऑक्सीजन से या एटमॉस्फेरिक गैसेस से, तो वो मेटल धीरे धीरे वापस उन्हीं कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमने कितना पैसा वेस्ट करा? मेटलर्जी में पैसा तो लगता है ना, एक्सपेंडिचर्स। तो अब उस मेटल को अगर हमको ज्यादा समय तक यूज करना है तो वी हैव टू प्रोटेक्ट मेटल। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं कोरोजन में क्या होता है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको लर्न हो जाए इसलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूं। कोरोजन, व्हेन मेटल एक्सपोजिंग वाटर वेपर, ऑक्सीजन गैस, CO2, हाइड्रोजन, तो स्लोली इटन अप होता है बच्चों मेटल। धीरे धीरे वो खत्म हो रहा होता है एंड मेटल इज कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड or metal carbonate or metal sulfides. This process is known as corrosion. How can we define? When metal expose in atmosphere, तो क्या होता है, किन किन के साथ रिएक्शन कर सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मेटल? ऑक्सीजन, CO2 या H2S गैस, मॉइस्चर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो पूरा कोरोजन का प्रोसेस होता है। एंड मेटल कैन बी चेंज इनटू मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक सल्फाइड। दीज आर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, जो कि हमारा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि मेटल हम एक पूरे प्रोसेस के बाद में मेटल लेके आते हैं जिसमें बहुत एक्सपेंडिचर्स आते हैं। अर्थ से मिनरल्स, ओर्स से मेटलर्जी करते हुए मेटल बनता है। तो ये हमारा कोरोजन पार्ट है। देखो बच्चों, रस्टिंग, स्पेशली रस्टिंग इज द कोरोजन ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग? कोरोजन ऑफ आयरन। तो डेफिनेशन कैसे देनी है वो मैंने नोट्स में दिया है आपको, राइट। आयरन जब एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है और वो बना देता है आयरन ऑक्साइड, विच इज अनडिजायरेबल सब्सटेंस।
और एग्जाम्पल देखो, कॉपर, कॉपर CO2 O2 एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो कॉपर को ऑक्सीजन नहीं कोरोइड कर सकती, कौन कर सकता है? CO2। तो कॉपर कन्वर्ट होता है कॉपर कार्बोनेट में, विच इज बेसिक, बिकॉज साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। तो ये सब रिएक्शंस आपको याद करनी, लंबी चौड़ी नहीं है। सिल्वर H2S गैस, यानी सिल्वर ऑक्सीजन और CO2 इनसे कोरोड नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी तो धीरे धीरे ब्लैक कलर के सब्सटेंस की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो ये कभी कभी एग्जाम्पल्स आपके हॉट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन इज द रेडॉक्स रिएक्शन। इज रस्टिंग एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स? यस सर। हाउ? चलो एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने आयरन ब्लॉक लिया है, आयरन ब्लॉक में एटम्स किसके होंगे? Fe के। जैसे ही वाटर और ऑक्सीजन इनके कांटेक्ट में आएगा आयरन ब्लॉक, बच्चों क्रिस्टल लेटिस में से आयरन के एटम्स बाहर की तरफ रवाना होते हैं बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं H+ आयन के कारण। H+ आयन किस में मिलते हैं? वाटर ड्रॉप में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिजोल्व होती है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, तो H+ आयन खूब सारे होते हैं। H+ आयन इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। Fe इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe2+ और फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ यानी और इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। पूरी मैकेनिज्म आपके 12th में आएगी। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि Fe फर्स्ट कन्वर्ट इनटू Fe2+ एंड देन कन्वर्ट Fe3+ एंड बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड वाटर ये बना देता है Fe2O3.X रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड सब्सटेंस आयरन के ऊपर इस तरह से पाउडर के रूप में डिपॉजिट होता रहता है, और ये पाउडर हवा से उड़ता भी रहता है। तो आयरन के कंपाउंड एटम्स अंदर से, आयरन के एटम अंदर से बाहर आते रहते हैं और आयरन धीरे 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 छोटा होता जाता है। ये प्रोसेस है बच्चों। तो ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है, क्योंकि बाकायदा इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? यस, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स। ये जो आपके जो रिएक्शन कोर्स में है Fe3/2O2 प्लस XH2 Fe2O3.XH2, तो यहां पर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ही शो हुआ है बच्चों, Fe0 से Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। बट आप 12th क्लास में जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें पूरा रेडॉक्स प्रोसेस आपके डिटेल में आएगा। तो अभी आपको लर्न रहे छोटे मोटे क्वेश्चन के एग्जाम्पल दे सकें, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया है। चलो रस्टिंग तो समझ लिया, अब हम कैसे रस्टिंग से बचें? तो या तो पेंट करें या ग्रीसिंग करें या ऑयलिंग करें, ये सब करते हुए आप देखते हो। और एक अच्छा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन सबसे अच्छा है इसमें बच्चों, क्योंकि बिकॉज जिंक की लेयर आयरन के ऊपर जब हम चढ़ा देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक in the form of a thin layer on the surface of iron is known as galvanization। तो क्या होगा? आयरन एक्सपोज होगा नहीं। दूसरा एक और फायदा मिलता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बच्चों अगर आयरन कहीं से एक्सपोज में आ भी गया स्क्रैच लगने से, तो भी जिंक ही ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। लेकिन जो आयरन से लेस रिएक्टिव है, जैसे टिन हो गया, निकल हो गया, हम इनकी लेयर आयरन के ऊपर चढ़ाने से फायदा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट हैपन इफ वी यूज टिन इंस्टेड ऑफ जिंक? थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब कोई मान नहीं रहा है कि नहीं मैं तो भाई इस आयरन के ऊपर टिन की लेयर इसके ऊपर चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, जब तक उसने कवर कर रखा है आयरन सरफेस को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्क्रैच आ गया, देखो मैंने एक स्क्रैच बनाया है, तो बिकॉज ऑफ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो फिर आयरन के एटम हैं वो इस स्क्रैच वाले पार्ट से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक स्क्रैच नहीं आए, ओके, स्क्रैच आने के बाद में दिक्कत है। तो यहां पर अगर जिंक की लेयर होती तो स्क्रैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। कोरोजन में देख लिया आपने, मैंने जनरल बताया है। सिल्वर के ऊपर ब्लैक ब्लैक, जो भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं वो कुछ टाइम बाद ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं Ag2S के कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण। कॉपर का अगर कहीं पर आपका बर्तन है घर में, तो आपने देखा होगा ग्रीनिश सा कंपाउंड उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। वो जो कॉपर कार्बोनेट होता है वो ग्रीनिश कंपाउंड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है साथ में।
और आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड में। तो कोरोजन के ये हमारे एग्जाम्पल थे। कभी कभी कोरोजन फायदा भी करता है, कुछ मेटल बहुत उस्ताद होते हैं, उसमें एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अगर बर्तन हैं या आपके कोई प्राइज वगैरह एल्यूमिनियम के मिलते हैं, क्रिकेट खेलते हो तो प्राइज वगैरह नहीं मिलते, बैट्समैन बना हुआ है या बॉल बना हुआ है, वो थोड़े दिन में पड़े पड़े उनका जो लस्टर है, चमक है, वो चली जाती है। क्यों भाई साहब? एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम एयर में एक्सपोज होते ही उसका कोरोजन होना शुरू होता है और उसके ऊपर वो अपने ऊपर एक फिल्म बना लेता है, लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर विल स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ दैट एल्यूमिनियम। उस एल्यूमिनियम के सरफेस पे चिपक जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। तो क्या होगा, ये एल्यूमिनियम है, ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर आ गई, तो अब क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है, इंटरनल एल्यूमिनियम है, वो एक्सपोज होने से बच जाएगा, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा रस्टिंग, कोरोजन। उसके बाद एक सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, दैट इज रेंसिडिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं विकृत गंधिता, फाउल स्मेल। खाना पड़ा है, अब तो गर्मी भी है, आपने दोपहर में खाना किचन में छोड़ दिया, कोई सब्जी बनी हुई है, शाम को आप सोचे इसको खाएं, तो आप देख लेना मम्मी, दादी, नानी कुछ भी होगी, नहीं 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 खाना नहीं है, पहले इसको सूंघो। अगर उसकी स्मेल गड़बड़ हो गई, नहीं फेंको इसे, कोई नहीं खाएगा। फूड में जो फैट और ऑयल पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही, मॉइस्चर भी होता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, रेंसिडिटी। आइए देखते हैं रेंसिडिटी में क्या क्या होता है। चलो अब बात करते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। फूड में जो भी ऑयल फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, है तो प्रोसेस थोड़ा स्लो। ऐसा नहीं आपने खाना बनाया और तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो गया, अगर ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती बच्चों। बैड स्मेल और बैड टेस्ट आना शुरू होता है, तो 4-5 घंटे बाद ऐसा होता है। तो बहुत सारे रूल भी हैं अपने आयुर्वेद में, 4 घंटे पुराने, 4 से 6 घंटे पुराने खाने को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको स्मेल आनी शुरू होती है जब काफ़ी सारी रेंसिडिटी हो जाती है। तो रेंसिडिटी तो खाना बन गया, अब वो रखा है तो शुरू हो जाता है बच्चों। प्रिवेंशन करना है तो चलो भी कांटेक्ट में आने नहीं देना है, या फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करें हम फूड में। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बच्चों, सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होने नहीं देते इसका। तो BHA है इसमें बच्चों, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोजन एनिसोल या ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये एनिसोल टोलुइन सारे आपके 12th में स्ट्रक्चर आएंगे, अभी तो आप इनको लर्न कर लें, BHA एंड BHT। बहुत से लोगों को आपने बात करते सुना होगा कि ये पैकेट में चिप्स तो देते हैं बहुत कम और हवा भर देते हैं। बच्चों वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है, चिप्स जो है या जो भी फूड पार्टिकल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता नहीं है, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, और काफ़ी टाइम तक वो चिप्स मार्केट में आ जाती है, फैक्ट्री से बन कर आती है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर पहुँचता है माल हमारे पास, पर ये ख़राब नहीं होता। या फिर कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में यही फ़ायदा होता है कि प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है ऑक्सीडेशन का, बंद नहीं होता, इसको ध्यान रखें। ज़्यादा दिन तक फ्रीज में पड़ा खाना नहीं खाना है हमको। या फिर एयर टाइट कंटेनर में पैक करें, तो भी हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाएंगे फूड को। तो आपने रेंसिडिटी को समझा, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, राइट। फ्रीज में रख दो। एक बात ध्यान रखना, फ्रीज में रखने का मतलब ये नहीं कि आपका खाना खराब नहीं होगा, प्रोसेस स्लो कर देते हम, बंद नहीं करते। तो बहुत ज्यादा दिन फ्रीज में रखा हुआ खाना भी नहीं खाना। हाँ ठीक है, सुबह रख लिया तो शाम को खा लिया, शाम को रखा तो सुबह खा लिया, राइट। अभी वो आपने देखा होगा ना, चिप्स का एग्जाम्पल, बहुत से मैं लोगों को देखता हूं कि ये चिप्स तो देते हैं, इतनी सी पैकेट देते हैं, इतना बड़ा, हवा भर देते हैं इसके अंदर। तो दैट हवा इज नाइट्रोजन गैस, और हमारा फूड पार्टिकल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, वो इतनी आसानी से रिएक्ट करती नहीं है। पैकेट्स में जो पैक होके आते हैं फूड मटेरियल कंटेंट, वो खराब नहीं होते हैं। एयर टाइट पैकिंग भी करते हैं कुछ लोग नाइट्रोजन गैस के साथ पैकिंग करते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन पार्ट था
आपका इफेक्ट था ऑक्सीडेशन का और रेडॉक्स रिएक्शन का। आपको ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन अकेला कहीं पे भी नहीं होता, तो मैं कहीं ऑक्सीडेशन बोलूं तो आप अपने आप समझ लिया करो रेडॉक्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से करना है, आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि अब इस चैप्टर में अपना वही पार्ट बच रहा है। तो देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।